अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तैयबा आवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी और मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद साहब। व्यूअर्स, हम बात करने जा रहे हैं कि ये 15 दिनों में जो बढ़ते हुए केसेस हैं, इनमें जो कत्लो गारत हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मजंगुल इंसिडेंट देख लें, फिर आप पिछले वाला देख लें, और उसके बाद फैसलाबाद में एक खातून अपने आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर देती है, और कल ही मुल्तान में 3 बच्चों और एक माँ की लाश जो है वो मिलती है। मियां आबिद साहब से जानते हैं कि इन सब चीज़ों की रोकथाम कैसे हो सकती है और ये अब क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक। सर, आपने बहुत अच्छा क्राइम रिपोर्टिंग की और जो इन 15 दिनों में केसेस हमने आपको बताया कि आपको भी पता है कि कितने कत्ल हो चुके हैं, इन सबको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, पर्सनल क्राइम जो होता है ना, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व होती है या हुकूमत अपर लेवल पे। हम पुलिस को इसका जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि पुलिस तो एक जो है ना, प्लान्ड एक क्राइम करना है तो उसको जाके रोकेगी। अब एक कमरे में हम बैठे हुए हैं तो हम लड़ पड़ते हैं, और मेरे हाथ से या आपके हाथ से कोई एक मर्डर हो जाता है तो उसको हम ये नहीं कहते कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। इसमें बुनियादी तौर पर सिविल सोसाइटी जो अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की, अब चूँकि अफरा तफरी का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि इज्तमाहियत ख़त्म हो गई है। हर शख्स ये चाहता है कि मैं ही खुद मुख्तार हूँ। अब बच्चे जो हैं वो होश संभालते ही वो कहते हैं कि बाप को आपने क्या किया, हम ही सारा कुछ करने वाले हैं। तो बेसिकली ये तरबियत का फुकदान है, और इसमें सोसाइटी का जो रोल है, जिसमें ये जो फ्लड आया हुआ है इन्फॉर्मेशन का, जो मोबाइल आपके हाथ में पकड़ा हुआ है, ये लोगों को पता नहीं ना जाने कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है। तो इसके लिए जो इखलाकी ग्राउंड है वो तैयार करनी पड़ेगी, और उसके लिए हुकूमती सतह पर जो है वो कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे जब ये चीज़ें जाके कंट्रोल होंगी। अभी मजंगुल इंसिडेंट को अगर हम देखें, एक खातून जो कि अपने बच्चों के साथ अलहदा रह रही होती है, और एक प्रॉपर्टी डीलर का भी ये बताया जाता है कि इन दोनों के आपस में नाजायज़ ताल्लुकात थे, वो यहाँ आया करता था, और प्रॉपर्टी डीलर की फैमिली कह रही है कि खातून ठीक नहीं थी। आपने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया? देखा जाए तो फिर तो ये वही बात हो गई, जिसके उसको सच्चा प्यार नहीं मिला था तो सच्चा प्यार ढूंढते ढूंढते एक आधा फिर। क्या सच्चा प्यार हमें किसी की जान लेने पर मजबूर कर सकता है? देखिए, ये सच्चा प्यार नहीं है, वो एक मजाक की बात अलग है। बेसिकली हवस परस्ती है। अब ये जो मजाक वाला लाहौर में इशू हुआ है, उसमें आप देखें कि इसमें देखें उसमें कई अवामिल हैं। जैसे अब खातून जो है वो बेचारी गरीब भी थी, एक कमरे में रह रही थी, एक कमरे में रहती थी, तो प्रॉपर्टी डीलर जिसने उसको घर किराए पे लेके दिया था वो उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात भी रखता होगा। अब बात बढ़ते बढ़ते उसकी बच्चियों तक जा पहुँची, तो अब प्रॉपर्टी डीलर जो है उसकी नज़र उसकी बच्चियों पर थी, तो वहाँ पे आके ज़ाहिर है खातून है, उसने रजिस्ट किया होगा। तो मसला ये है कि वो खातून इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ क्यों गई। एक ये खातून नहीं, हम कई और ख़वातीन की बात कर लेते हैं। इचरा इंसिडेंट में भी यही हुआ। अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने शौहर को छोड़कर अपने आशना के साथ शादी करने के लिए उसने अपने बच्चे ज़िबा कर दिए। फैसलाबाद में खातून ने 3 बच्चे छोड़कर अपना शौहर अपने आशना के साथ मिलकर कत्ल करवाया। ये शादी के बाद के रिलेशन तो हमने सुना था मर्दों के ज़्यादा होते हैं ख़वातीन के साथ, अब तो ख़वातीन कितने निकलने लग गए हैं, इसको क्या समझते हैं? देखिए, उसमें समाजी बुराइयां जो है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ गुर्बत है। आप कभी गौर करें इन केसेस के ऊपर कि ये किसी मॉडर्न सोसाइटी में या जैसे हम पोश इलाके कहते हैं, एलीट क्लास, वहाँ पे तो ये मामला नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर भूख नहीं है। भूख नहीं है। असल इसमें गुर्बत है जो इन बच्चों को या इन बच्चियों को या इन ख़वातीन को उस तरफ ले जाती है। अब बात तो मोहब्बत से शुरू होती है, लेकिन फिर जब डिमांड्स पूरी नहीं होती तो फिर वो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। अब एक जो सबसे बड़ी बुराई जो हम लोग यहाँ लाहौर में देख रहे हैं कि अपने बच्चों को लोग गांव से, देहात से पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वो यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। अब सरकारी यूनिवर्सिटियों या कॉलेजों का तो मेयार जो है वो अपनी जगह पर कि लोग उसकी तरफ मुँह नहीं करते, तो प्राइवेट जो है उनके पास हॉस्टल नहीं होते, तो फिर प्राइवेट हॉस्टल बन जाते हैं। अब यहाँ पे फिर ब्रांड्स आ जाते हैं। ये जो आपने एक बारूद अपने हाथ में पकड़ा हुआ है मोबाइल, इस पर ब्रांड्स आ जाते हैं। तो वो लड़की जो है, एलीट क्लास के बच्चे भी वहीं पढ़ रहे हैं, तो वो जब अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, ब्रांड्स के पहन के आएंगे, तो दूसरी लड़की उससे मुतासिर होगी। तो अब जो उसका बाप मेहनत मजदूरी करके उसको भेज रहा है वो अखराजात नहीं उठा सकता, तो फिर ये उस तरफ चली जाएगी। मतलब ज़्यादा करेक्टर हम माशरे को भी दे सकते हैं कि एक दूसरे की देखा दिखाई में हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। जी हाँ।
اب دوسرا بات یہ ہوتی ہے کہ جو شادی کے بعد آپ کا کویشچن تھا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ان ریلیشن کی طرف کیوں جاتی ہیں. دیکھیے اس میں سب سے جو برا کام ہے وہ گھر کی سربراہی کو نہ ماننا ہے. اب گھر کا ایک سربراہ ہے، وہ گھر میں 500 روپے دے کے جاتا ہے کہ آپ نے آلو مٹر پکانے ہیں اور واپس آتا ہے تو بھنا ہوا مٹن پڑا ہوتا ہے. اس کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ اگر میں نے نہیں دیا تو تمہارے کون سے دوست نے تمہیں لے کے دیا ہے. اس کا بچہ جو ہے وہ ایک اچھا موبائل لے کے پھر رہا ہے. کبھی اس شخص نے سوچا گھر کے سربراہ نے کہ اگر میں نے نہیں لے کے دیا تو کس باپ نے اس کو لے کے دیا؟ اگر میری بچی ایسے کپڑے پہن رہی ہے جو میری پہنچ سے باہر ہے تو کیا میں نے کبھی اس کو چیک کیا کہ بھئی میں نہیں لے کے دیتا تو کون اس کا باپ اس کو لے کے دے رہا ہے؟ جب ان چیزوں پہ آپ چیک رکھیں گے، بچے اپنی حدود میں رہیں گے تو ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اب عشق ایسا چلتا ہے شادی شدہ خواتین کا کہ بھئی گھر میں وہ خرچہ کام دیتا ہے تو وہ پیسے دوسرے سے لیے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بنائے، ناجائز تعلقات بنائے، پیسے کھاتے رہے. جب بات حد سے بڑھی تو پھر یا وہ قتل ہو گیا، آشنا کے ساتھ مل کے خاوند کو مر لیا، یا خاوند کے ساتھ مل کے آشنا کو مار دیا. یہ صورت ہے. تو اب پنجاب پولیس جو ہے یا حکومت ہے ان کو کس طرح روک سکتی ہے؟ آگے پروسیجر کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کہ جو اتنے قتل ہو رہے ہیں، انسانی جانیں جا رہی ہیں، یہ کس طرح بچ سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں پولیس کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رول ہے، نہ وہ اس کو روک سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ سوسائٹی کا بہت زیادہ رول ہے. جب گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو ارد گرد محلے والوں کو، پولیس کو اطلاع نہیں دینی چاہیے کہ یہاں پر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے، ان کو چیک کیا جائے؟ یار جس جگہ پہ یہ واقعات ہوتے ہیں نا وہاں پہ ماحول ہی یہ ہوتا ہے، وہ جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، پھر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اقدامات کرنے ہوں گے. جیسے اب آپ دیکھیں گے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، مطلب 70 سال ہمارے ملک کو بنے ہوئے ہیں. پہلے دن بھی سنا تھا ترقی پذیر ملک ہے، آج بھی سنا ہے ترقی پذیر نازک دور سے گزر رہا ہے. تو لوگوں کی فلاح و بہبود کا جو کام ہے وہ حکومت نہیں کر رہی. دیکھیں نا جیسے کینیڈا یا یورپ کے کئی کنٹریز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے. ایک بندہ بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کو اتنے پیسے حکومت کی طرف سے ملتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا یا اس کے رہائش جو ہے وہ اس کے معاملات ہو جائے. یہاں تو 80 سال کا بابا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو وہ بیچارہ مزدوری کر رہا ہے تاکہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے. تو یہ جو غربت ہے نا اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہے. اس کے بعد جو بے راہ روی ہے ان کے خلاف اقدامات ہوں گے تو بات کسی طرف چلے گی. جب تک یہ چیزیں نہیں رکیں گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. بہت شکریہ. جی ویورز، ہمارے ساتھ سینئر کرائم رپورٹر میاں عابد صاحب موجود تھے. یہ معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہا ہے، دیکھا دکھائی ہم لوگ بہت آگے تک چلے جاتے ہیں، پھر معاملات قتل تک آتے ہیں، پلاننگ کی جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے. ویورز، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس پروگرام کے بارے میں؟ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.